पूछेंगे उसका जवाब वो नहीं देना चाहते, फिर उनका नफरत का व्यवहार कैसे चलेगा? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है। हम उस बंदूक के पहरे को हटाकर, क्योंकि जो लोग उनके हो गए, जिन्होंने मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया, जिन्होंने उस रंग का कपड़ा लिबास पहन लिया, उनको परमानेंट कर दिया। लेकिन एक बात और जाते थे कहूंगा कि चिगवेरा की एक लाइन है कि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल जिंदगी भर इसलिए नहीं बोले कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। तो जो नहीं भी बोला, दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया। और अगर 96 नंबर वाले को हटाकर 56 नंबर वाले को रख दिया तो क्यों रखा? तो असल में ये बहुत खराब पॉलिसी है। इसमें भाई भतीजावाद चलता है, इसमें क्षेत्रवाद चलता है, इसमें पार्टीवाद चलता है, विचारधारावाद चलता है, रिश्तेदारी चलती है, पैसा चलता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है? क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग ही काम करेगा? भगवा रंग चढ़ने लगा है? क्या आरएसएस की विचारधारा भारत की शिक्षा पद्धति पर, न सिर्फ शिक्षा पद्धति पर बल्कि शिक्षकों पर भी हावी हो रही है? विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेस हो, वहां पर अपॉइंटमेंट से लेकर वहां क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा और कितना पढ़ाएगा, क्या ये सब भी आरएसएस से तय होने लगा है? क्या ये भगवा विचारधारा के हावी होने के संकेत हैं? हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण यादव का जाकिर हुसैन कॉलेज से बाहर किया जाना, 14 साल पढ़ाने के बाद जाकिर हुसैन कॉलेज से लक्ष्मण यादव अब बाहर कर दिए गए। उनको परमानेंट नहीं किया गया और उनकी जगह कम योग्यता वाले लोगों को लाकर उस विश्वविद्यालय में शिक्षण का काम सौंप दिया गया। आरोप ये लग रहे हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो एक खास विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, और यही आरोप सोशल मीडिया से लेकर लक्ष्मण यादव तक की बातों में नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि आवाज उठाना, हक और हुकूक की बात करना, संविधान में दिए गए अधिकारों को लेकर जनता को जागरूक करना, ये महंगा पड़ गया लक्ष्मण यादव को। आज उन्हीं लक्ष्मण यादव से हम बात करेंगे जिन्होंने 14 साल अपने जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम कर दिए। उन्हीं लक्ष्मण यादव से बात करेंगे जिन्होंने 14 बैच जाकिर हुसैन कॉलेज से। अब लक्ष्मण यादव साहब, आपका स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। बहुत शुक्रिया बेग साहब। दरअसल दर्शकों को हम ये बता दें कि लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हमने आज क्यों चर्चा के लिए बुलाया, क्यों बातचीत के लिए बुलाया। यूं तो खबर तो सब तक पहुंच गई है, आप तमाम दर्शकों तक, कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को 14 साल पढ़ाने का इनाम मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में 14 साल पढ़ाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बेहतरीन इनाम उन्हें दिया है, और इनाम ये दिया है कि अब कह दिया गया है कि आपने जितना पढ़ाया इससे ज्यादा हम अपने छात्रों को पढ़वाना ही नहीं चाहते। लक्ष्मण यादव साहब, ये हुआ क्यों? आपने जितना 14 साल में अपना वक्त दिया, जो छात्रों का भविष्य आपने बेहतर करने की कोशिश की, 14 बैच आपने निकाले, उन 14 सालों के पूरे सफर के बाद आखिर ये विराम क्यों लगा? बहुत शुक्रिया बेग साहब, और बोलता हिंदुस्तान के सभी साथियों का अभिवादन। असल में हम ये जानना चाहते हैं, यही सवाल मेरा भी है कि मेरा जो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, उसकी सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबरान मुझे ये बताएं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति मुझे इसका जवाब दें, शिक्षा मंत्री, यूजीसी, जो भी इससे जुड़ा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अगर इस बात को सुने तो इसका जवाब दें, कि इसका जवाब हम भी मांगना चाह रहे हैं कि किस आधार पर आपने हमें रिजेक्ट किया, हमें निष्कासित किया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एमए फर्स्ट डिवीजन, गोल्ड मेडलिस्ट एमए में, अपीयरिंग में नेट जेआरएफ क्वालिफाई, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर, 3 आर्टिकल मिनिमम चाहिए मेरे, 8 रिसर्च आर्टिकल और तकरीबन 10 नॉन रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। मेरी एक किताब पब्लिश्ड है। मेरा 14 साल 13 साल कई कुछ महीने टीचिंग एक्सपीरियंस जिस कॉलेज में रहा हो, यानी तकरीबन 14 बैच मैंने पढ़ाए हैं, और हर बार 4-4 महीने बाद आप मुझे रिन्यू करते रहे। मेरे खिलाफ एक कंप्लेन, न इंटरनल न एक्सटर्नल, कोई कंप्लेन मेरे खिलाफ नहीं जो विश्वविद्यालय की तरफ से शिकायत कोई हो, मेरे कॉलेज में कभी कोई मेरे खिलाफ शिकायत हुई हो। मेरे विद्यार्थी आज मेरे लिए आंदोलन कर रहे हैं, शिकायत की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब कुछ अगर था, मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एपीआई होता है जिसमें 100 में से 96 मेरे नंबर हैं, तो फिर मेरे इंटरव्यू में बाहर किए जाने की वजह क्या है? मैं यही देश से जानना चाहता हूं और विश्वविद्यालय से जानना चाहता हूं। हालांकि वजह जमाने को भी पता है,
जिन्होंने निकाला है उन्हें भी पता है, वजह मुझे भी पता है। लेकिन मैं जरा जानना चाहता हूं कौन से नियम कायदे के तहत, कौन सी मेरिट चेक करते हुए, कौन से मोड़ पर उन्होंने मुझे निकाला है, जरा वो स्पष्टीकरण दे दें। जी। लक्ष्मण यादव साहब, ज़रा एक बार दर्शकों के लिए भी ये तो कुछ कन्फ्यूज़न ये है कि एड हॉक पर अगर आप हैं, तो क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं डीयू के कि एक टीचर को उसी कॉलेज में परमानेंट करना है या किसी और कॉलेज में परमानेंट करना है? वो थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दें कि समझ में आए कि दरअसल कानून क्या था और क्या होना चाहिए था, उसके उलट हुआ कुछ और। वजह तमाम है, लेकिन कायदे और कानून के हिसाब से एड हॉक जो टीचर हैं या एडहॉक कोई भी एम्प्लॉय अगर डीयू का है, तो उसे परमानेंट करने का क्या नियम है? देखिए, परमानेंट करने का नियम बिल्कुल साफ और क्लियर है। हालांकि ये जी, बहुत विवादित है, इसके खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, तो पिछली बार जब हमारा सिलेक्शन वहां हुआ था, मैं नहीं गया क्योंकि मैं डीयू में पढ़ा रहा था और मेरा सपना था कि मैं डीयू में प्रोफेसर बनूं। तो मैं मुझे जो सिलेक्शन हो गया तब भी मैं नहीं गया। वहां का प्रोसेस ये था, 85 नंबर आपके एकेडमिक्स स्कोर के होंगे, पब्लिकेशन यानी आपने जो शोध लेख लिखा है, किताबें लिखी हैं, आपने कहीं पढ़ाया है तो उसका एक्सपीरियंस, ये सब मिलाकर 85 नंबर में से आपको नंबर मिलेगा, मेरिट बनेगी। 15 नंबर का अलग से इंटरव्यू होगा, जिसमें किसी को पता नहीं होगा कि आप कौन है, पहचान छिपाकर एक कोड के जरिए वहां इंटरव्यू लिया गया। शानदार, आज तक बिहार ने जो किया है वो सबसे शानदार सिलेक्शन प्रोसेस है। तो वो 15 नंबर इंटरव्यू की, 85 नंबर मेरिट कट ऑफ के, इन सब को जोड़कर 100 नंबर की मेरिट बनेगी। उसमें जो सबसे ऊपर होंगे वो प्रोफेसर बन जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ ये चुन रखा है कि वो जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, एपीआई, वो केवल इंटरव्यू कॉल करने के लिए रखे जाएंगे। यानी अगर मेरा 100 में 96 नंबर है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हूं। मेरे बगल में कोई 100 में 46 नंबर वाला भी है, अगर वो भी एलिजिबल है तो दोनों बराबर हो गए। और 100% वेटेज इंटरव्यू बोर्ड के पास है। अब इंटरव्यू बोर्ड क्या करेगा? सबका इंटरव्यू ले, 1.5 मिनट का इंटरव्यू दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। आप जाइए, परिचय दीजिए, हेलो हाय करिए, जाइए। क्योंकि लिस्ट तो ऊपर से बन के आ रही है। अब ये इसका प्रमाण खोजें वो लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय खुद इसका जवाब दे कि ऐसा है कि नहीं। अब प्रोसेस ये है कि इंटरव्यू बोर्ड में सारा इंटरव्यू जब हो जाएगा, 5 दिन 7 दिन, एक दिन में 150 200 लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, 1.5 मिनट के इंटरव्यू हो रहे हैं। सब इंटरव्यू जो जिस दिन खत्म हो जाएंगे, पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, जिसमें प्रिंसिपल होंगे, चेयरमैन होंगे, और उसके बाद गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के साथ वीसी नॉमिनी होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, डिपार्टमेंट के टीआईसी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, सब मिलकर बात करेंगे। तो सिद्धांत और नियम ये है कि जिसका इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ, जिसका स्कोर सबसे अच्छा है, जिसको सबसे अच्छा माना जाएगा, उसके नाम पर साइन कर दिया जाएगा कि ओबीसी पर इनको रखा जाएगा, एससी पर इनको रखा जाएगा। एक पन्ने पर केवल नाम लिख दिए जाएंगे, नीचे सबके साइन हो जाएंगे। ये उसका सिद्धांत है, कोई और सिद्धांत नहीं है। लेकिन जब मेरे इंटरव्यू के बाद ये हुआ कि भाई इनको रखा जाए, अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आंदोलन करके, हमने आंदोलन किया, तो हमने एचआरडी मिनिस्ट्री तक का आंदोलन किया, पीएमओ तक आंदोलन किया कि जो इतने लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पढ़ा रहा है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, हर 4 महीने बाद रिन्यूअल का लेटर हमें मिलता रहा। यानी अगर मैं 13.5 साल 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास कम से कम 4-5 दर्जन तो मेरे लेटर हैं एक्सटेंशन के। यानी मैंने पढ़ाया जो वो बिल्कुल जायज था, मैं एलिजिबल था और मुझे बार बार रिन्यू करते रहे। तो मेरी गलती तो है नहीं कि मैं 14 साल एडहॉक क्यों रहा, ये तो विश्वविद्यालय की गलती है। और 14-15 साल बाद आप अचानक उस पत्र पे लिख देते आपका नहीं हुआ, इनका हो गया। क्यों भाई? आप वजह तो बताइए, किस बेस पर हमारा नहीं हुआ? हमने 14 बैच पढ़ाए हैं, वो इसका मतलब हम अगर टीचर बनने लायक नहीं थे तो वो आपने गलत पढ़वा दिया। और अगर 96 नंबर वाले को हटाकर 56 नंबर वाले को रख दिया, तो क्यों रखा? तो असल में ये एक बहुत खराब पॉलिसी है। इसमें भाई भतीजावाद चलता है, इसमें क्षेत्रवाद चलता है, इसमें पार्टीवाद चलता है, विचारधारावाद चलता है, रिश्तेदारी चलती है, पैसा चलता है। अब आरोप मल मैं नहीं लगा रहा, पूरे देश, दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने लोग हैं आसपास, सब लोग जानते हैं। तो प्रोसेस मिर्जा साहब यही है। इस प्रोसेस में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने और विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी कहा था कि जो पढ़ा रहा है, हम चाहेंगे कि उसका वहीं परमानेंट हो जाए। जैसे मेरे यहाँ 5 लोग पढ़ा रहे थे, तो केवल मुझे निकाला गया, 4 को रख लिया गया और कहा गया कि भाई इनको निकालना है। तो मैं जानना चाहता हूं क्यों निकाला गया। जी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी एक पहचान है पब्लिक स्पीकर के तौर पर और आप सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर नजर भी आते हैं, वो आड़े आ रही थी आपकी बढ़ती हुई एक तरह से कहा जाए लोकप्रियता और आपको सुनने के लिए जो लोग मौजूद रहते थे कॉलेज के बाहर, वो मुश्किल खड़ी कर गया आपके लिए कि आप कपड़ों का रंग तो बदल सकते थे लेकिन अपनी विचारधारा कैसे बदलते और उठाए गए मुद्दों के लिए लड़ने की जो बात आप बार बार करते हैं वो कैसे बदलते, शायद वो नहीं बदल पाए आप और इसलिए आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ा। मैं अभी भी कानूनी और विश्वविद्यालय की नियमावलियों को ख्याल में रख करके कह रहा हूं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे परमानेंट करने में बाधा बनती। अगर मेरे किसी भी काम में, एक तो मैं इतना इतना समझदार और जागरूक हूं कि मुझे जी, विश्वविद्यालय के बाहर, मेरे कॉलेज की कक्षाओं के बाहर क्या करना है और भीतर क्या करना है, इसका सलीका मुझे आता है। मेरे जी, विश्वविद्यालय में मेरे छात्र अगर आज आंदोलन कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कक्षाओं में एक लोकप्रिय शिक्षक था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे विद्यार्थी खुद कह रहे हैं। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई नियम तोड़ा होता, कहीं कोई जी, कानूनन और कोई नियमावली में कहीं चूक होती तो विश्वविद्यालय एक तो नोटिस देता मुझे, मेरा कॉलेज एक बार तो शिकायत मुझसे करता, क्योंकि हम जी, सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं। हम जी, आजाद ख्याल रखे गए हैं लोकतंत्र में कि हम जैसा कक्षा चाहते हैं, वैसा अच्छा एक समाज भी चाहते हैं। तो हम अच्छे जी, समाज की बेहतरी के लिए पढ़ लिख और बोल सकते हैं, इसकी आज़ादी हमें है। तो कानूनन और नियम के मुताबिक हम कहीं गलत नहीं थे। फिर हमें सज़ा क्यों नहीं मिली? और फिर जो आप कह रहे हैं, इसको जी, तो क्यों ना माना जाए? क्योंकि जो लोग उनके हो गए, जिन्होंने मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया, जिन्होंने उस जी, रंग का कपड़ा लिबास पहन लिया, उनको परमानेंट कर दिया। लेकिन एक बात और जाते-जाते कहूँगा कि चेगवेरा की एक लाइन है कि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल ज़िंदगी भर इसलिए नहीं बोले कि बोलेंगे तो मारे जाएँगे। तो जो नहीं भी बोला, दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया। देश जी, के तमाम विश्वविद्यालयों में से एडहॉक और गेस्ट टीचरों को ऐसे गाजर मूली की तरह निकाल दिया जाता है। ठेके पर टीचर रखे जाते हैं। पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उसे एक रंग में रंगा जा रहा है। उसे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखाने वालों ने गुरुओं को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तो मैं मिर्जा साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा तो जी, आपने करियर बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर जी, मैं भी नहीं बोलूंगा तो इतने लोगों की लड़ाई फिर नहीं लड़ी जाएगी। लोगों को ये लगेगा कि लक्ष्मण यादव में ही कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए उसको निकाला गया। नहीं साहब, हमारी कमी केवल इतनी ही थी कि हम उनके मुताबिक नहीं थे, उनसे सवाल पूछते थे। जी, बस यही। लक्ष्मण यादव साहब ये बात भी एक लंबे वक्त से चर्चा में है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ एक वैचारिक दबाव बनने लगा है और ये चीज़ हम जब ज़िक्र करते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जब बदले जाते हैं, तब अगर उनकी प्रोफ़ाइल खंगाली जाती है तो नज़र आता है कि किस वैचारिक बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं या किस वैचारिक गिरोह के साथ वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये स्वाभाविक है कि जो लोग मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, सिर्फ इसलिए रखते हैं कि किसी एक विचारधारा के दबाव में वो रहना नहीं चाहते हैं और ये भी बात है कि किसी एक विचारधारा को हावी कर देना शायद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में जायज़ भी नहीं है। क्या ये तमाम चीज़ें रणनीति के तहत चल रही हैं? हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल यानी अब तो प्राइमरी स्कूल तक ये चीज़ें अगर पहुँच रही हैं, तो क्या ये नुकसानदायक नहीं है भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए, बच्चों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विचारधारा के इर्द-गिर्द ही अपनी शिक्षा को ही ये मानकर चलते हैं कि यही संपूर्ण है? असल में असली लड़ाई भी यही है। हम विश्वविद्यालय जब कहते हैं तो विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है ग्लोबल नॉलेज के सेंटर, जहां डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन होते हैं। वहां विचारधारा देखकर नौकरी न छीनी जाती है, ना नौकरी दी जाती है। विचारधाराएं सब मिलकर के एक जगह रहें, सब पर खुले मन से बात हो, अलग उसकी मेरिट के हिसाब से उसको नौकरी दी जाती है। कोई प्रोफेसर विचारधारा के नाम पर नहीं बनाया जा सकता, ये नियम, कानून और कायदा कहता है। लेकिन हाँ, जो कागजों पर नहीं लिखा गया वो पीछे से चलता है, और वो जो पीछे से चलता है वो यही कि प्रोफेसर, कुलपति कौन बनाए जा रहे हैं। क्या बीएचयू के कुलपति का बयान इस देश में नहीं आया कि मेरे ऊपर दबाव है कि मुझे पैसा लेकर ऊपर तक पहुंचाना है, मैं किताब लेकर आऊं, वो किताब भी जाहिर करूंगा लोगों के।
मैं किताब अपनी पूरे 14 साल के ठेके पर प्रोफेसर क्या है, उसने कैसे उच्च शिक्षा को बदलते और बर्बाद होते देखा, उसकी कहानी मैंने लिखी है। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं अपनी कहानी कहूंगा। और उस कहानी का दर्द यही है कि हमारी आंखों के सामने वो तालीमी इदारे बर्बाद किए जा रहे हैं जिनकी वजह से हम बन पाए हैं। हमें गढ़ा है इन्होंने। तो क्या कुलपति ने अब ये देश में नहीं कहा कि हमें पैसा लेना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर देना पड़ेगा? क्या कुलपतियों के ऊपर प्लेगरिज्म के आरोप नहीं लगे? क्या विश्वविद्यालयों में एक विचारधारा को हावी करके कहीं गाय गोबर पे रिसर्च हो रहा है, कहीं कोई गौशाला बना रहा है, कहीं कोई यज्ञ कर रहा है? क्या ये नहीं दिख रहा है इस देश को? क्या ये नहीं दिख रहा है कि सिलेबस पूरी तरह से बदला जा रहा है और एक किस्म की विचारधारा की चीजों को थोप दिया गया? क्या इस देश में नहीं दिख रहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में क्यों भेजा जा रहा है? क्या ये नहीं दिख रहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम पॉलिसी ले आकर के प्राइवेटाइजेशन पूरी शिक्षा का किया जा रहा है? क्या इस देश के लोगों को नहीं पता कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज लाए जा रहे हैं जिससे फीस कई गुना बढ़ जाएगी, गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे अब शिक्षा नहीं पाएंगे? इसके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या इस देश में जितने ठेके पर प्रोफेसर रखे गए, क्यों रखे गए? इतने साल क्यों एडहॉक रखा गया? उनको परमानेंट क्यों? डरा हुआ शिक्षक इसलिए होने चाहिए क्योंकि उनके मुताबिक वो शिक्षा दे। अगर एक स्वाभिमानी शिक्षक निडर शिक्षक होगा तो वो सच की शिक्षा देगा, वो न्याय की संविधान की बात करेगा। और जो गुलाम शिक्षक उनको चाहिए वो उनके घर में चुपचाप वो बात करेगा जो उनके आका की बात चाहिए। लगा है आज दिल में लगाकर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा कि लगा है आग दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी है। तो ये बिल्कुल जायज बात है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं ये लड़ाई लक्ष्मण यादव के नौकरी से निकाले जाने की लड़ाई नहीं है। ये इस देश के शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे वैचारिक हमले, हो रहे इसके निजीकरण के हमले, गरीब कमजोर मजलूम बच्चों को शिक्षा अब नहीं मिलेगी। मैं ये पूरे देश से कहना चाहता हूं। इनके 13 पॉइंट रोस्टर लाया, हमने लड़ाई लड़ी तब जाकर के बचा, नहीं तो ये प्रोफेसर बनने का दरवाजा पहले ही बंद कर चुके थे। और गुलाम शिक्षक ये रखना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालयों में। इसलिए हम एक बड़े लड़ाई की तरह से देखना चाह रहे हैं और इसे बड़े सवाल से जोड़ना चाह रहे हैं। जी लक्ष्मण यादव जी, इसे और बड़े कैनवस पे अगर हम देखें, सिर्फ यूनिवर्सिटीज या शैक्षणिक संस्थानों तक ये नहीं, एडहॉक पर हम देख रहे हैं कि देश के अस्पतालों में डॉक्टर रखे जा रहे हैं, नर्सेज रखे जा रहे हैं, फार्मासिस्ट रखे जा रहे हैं। अग्निवीर योजना भी एक एडहॉक योजना के तौर पर ही मैं उसे देख रहा हूं। क्या ये तमाम व्यवस्था जो एडहॉक के आसपास घूम रही है, ठेका प्रथा जो चल रही है, क्या ये भारत के जो विकास करने के पहिए को तेज दौड़ाने की नियत से है या इस पहिए को रोक रही है? क्योंकि ये व्यवस्था जो आपके साथ हुआ वो न जाने कितने डॉक्टर्स के साथ होता है, न जाने कितने नर्सेस के साथ हो रहा है, न जाने कितने जो अग्निवीर योजना के तहत आने वाले लोग हैं उनके साथ होने जा रहा है। तमाम जो पेशे के साथ जहां जहां ये ठेका प्रथा लागू है और लागू की जा रही है, परमानेंट जो वैकेंसीज है उनको खत्म करके, क्या ये देश के साथ एक बड़ा धोखा नहीं है? देश के नौजवानों को रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेके के तौर पर उन्हें एक कर्मचारी, एक मजदूर की तरह ट्रीट करने की प्रथा नहीं है? जैसे एक डरा हुआ शिक्षक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, नागरिक तैयार करता है, और एक निडर स्वाभिमानी और सच बोलने वाला शिक्षक एक लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नागरिक तैयार करता है। लेकिन जब इस मुल्क के निजाम को, देश चलाने वालों को यह अगर लगने लगे कि सब पढ़ लेंगे तो सब सवाल करेंगे, सब पढ़ लेंगे तो सब जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक होकर के सवाल जो पूछेंगे उसका जवाब वो नहीं देना चाहते, फिर उनका नफरत का व्यापार कैसे चलेगा? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है। हम उस बंदूक के पहरे को हटाकर कलम और किताब को आजाद रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये सारी, मैं तो पूरा गिनवा दिया एक एक करके नई शिक्षा नीति कैसे शिक्षा को बर्बाद और बेच रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि डरे हुए शिक्षक होंगे तो डरे हुए नागरिक तैयार करेंगे। इसीलिए परमानेंट शिक्षक नहीं चाहिए। ये आखिरी बैच है जब लोग परमानेंट हो रहे हैं। अब तो ठेके पर प्रोफेसर, इसीलिए मेरी किताब का पूरा शीर्षक ही है ठेके पर प्रोफेसर। और केवल और मैं कह रहा हूं ठेके पर सैनिक, ठेके पर डॉक्टर, ठेके पर इंजीनियर, ठेके पर सारी सरकारी संस्थान को इसीलिए तो बर्बाद किया गया कि जब ठेके पर रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, जब चाहो निकाल दो, जब चाहो रख लो, अपनी शर्तों को थोप दो।
और जब वो परमानेंट होगा तो वो सवाल करेगा, गलत को गलत बोलेगा। तो बिल्कुल मैं इसीलिए अभी पिछली टिप्पणी में भी मैंने यही कहा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है और मैं चाहता हूं कि ये केवल लक्ष्मण यादव की नौकरी की लड़ाई नहीं, पूरे देश में, और दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। एक तो परमानेंट अपॉइंटमेंट, सरकारी नौकरी और स्थायी नौकरी का, ठेके पर नहीं, हमें कुछ भी ठेके पर नहीं चाहिए। सरकार किस लिए चुनते हैं? 12,000 करोड़ रुपए अगर एनपीए माफ करना है प्राइवेट अपने दोस्तों के, उद्योगपतियों के, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। हमने जन आंदोलनों के नारे सुने हैं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी शिक्षा। तो जन आंदोलन, किसी लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा। और शिक्षा तब बचेगी जब शिक्षक बचेंगे, और जब शिक्षक ही नहीं बचेंगे वो गुलाम बन जाएंगे, कभी विचारधारा के गुलाम, कभी किसी शाखा के गुलाम, कभी जो है अपने प्रोफेसर के गुलाम, कभी अपने नौकरी के गुलाम। तो फिर वो आजाद ख्याल नागरिक कैसे चुनेंगे? और तमाम लोगों को गुलाम, जो गुलाम बनने को तैयार नहीं, वो सब सिस्टम से बाहर। हमारे हमारे साथियों को नौकरी से बाहर कर दिया, वो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। हमारे देश भर के शिक्षकों को बाहर किया गया और वो लोग नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि वो सारे लोग बोलें, आइए मिल करके, केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए न लड़ा जाए, अपने देश, अपने भविष्य और अपनी उस तालीमी इदारे को बचाने के लिए लड़ा जाए जिन्होंने हमें बनाया है, ताकि अगली बार आजमगढ़ से जैसे गरीब किसान मजदूर परिवार से निकला कोई लड़का जब लक्ष्मण यादव बने, तो इसलिए न डरे कि अगर वो सच बोलेगा तो उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। वो सच बोले फिर भी नौकरी पाए। इसीलिए तो मुझे निकाला गया, क्योंकि बाकी लोगों को डरा दो। देखो लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया, आप तुम भी मत बोलना नहीं तो तुमको निकाल देंगे। इसलिए ये पूरा हमला है, पूरे देश का एक बड़ा सवाल है। ये इसलिए हम इस सवाल के खिलाफ बोल रहे हैं और चाहते हैं कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक बेहतर विश्वविद्यालय और कॉलेज बचे। जी लक्ष्मण यादव साहब, वो 1.5 मिनट के इंटरव्यू में सवाल किया था, या सिर्फ दरवाजा खोला और आपका चेहरा देखा उसके बाद कह दिया कि बस जाइए? असल में मैं क्लियर कर दूं कि जब मेरे कॉलेज में इंटरव्यू हुआ वो 1.5 मिनट का नहीं हुआ, वो 10-15 अच्छा। मिनट चला, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो बातचीत अच्छी रही, उनको पता था कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना है, अच्छा इंटरव्यू लेना है। हमारे अपने विभाग के साथी भी बैठे थे, इंटरव्यू अच्छा हुआ, सब कुछ। लेकिन हाँ, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं जहां गए और अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, अच्छा ठीक है चलिए शुभकामनाएं आपको। ये इंटरव्यू होता है, 1.5 मिनट का इंटरव्यू, 2 मिनट के इंटरव्यू। अच्छा आप इस किताब, अच्छा मेरी पीएचडी है भक्ति काल पर, सवाल पूछा जाएगा काव्य शास्त्र पर, भाषा विज्ञान पर। अगर मुझे आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट करना है तो मैं इंटरव्यू में आपसे पूछूंगा, बताइए मिर्जा शाकिर बेग साहब आपके पिताजी का नाम क्या है। और अगर मुझे आपको नौकरी से निकालना है तो मैं कहूंगा कि शाकिर साहब मेरे पिताजी का नाम बताइए। ये होते हैं उच्च शिक्षा के इंटरव्यूज। ये एकदम खुला खेल है। जिसका इंटरव्यू बहुत खराब हो, अगर जी। ऊपर से आने वाली, जैसे कहा जाता है एक जमाने में खुदा भगवान की बातें ऊपर से आती थी, अब इस जी। विश्वविद्यालयों में नौकरी किसको मिलेगी इसकी इसकी जो खबर है उसके कागज ऊपर से आते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के सामने दे दिए जाते हैं। तो इंटरव्यू चाहे जैसा हो, 1 मिनट का हो, 1.5 मिनट का हो, कोई मतलब नहीं। अगर ऊपर से जी। आने वाली सूची में आपका नाम है तो आपका हो जाएगा। कई हमारे लोग हैं जाकर के हर जगह, बेहद करप्ट सिस्टम है और इस पूरे जी। सिस्टम के खिलाफ मैं पूरी आवाज उठाना चाह रहा हूँ। जी लक्ष्मण यादव साहब, जो ये बात आ रही है सोशल मीडिया पे भी कि एक वैचारिक मतभेद के चलते ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो एक आध स्पीच दे देते, उनके फायदे के लिए भी, उनकी तरफ से भी दे देते, तो शायद ये नौकरी तो बच जाती। आप इतना बोलते हैं अलग अलग मंचों पे, एक दो मंच पे उनके लिए भी बोल देते। वो है ना कि जी। अपनी मर्जी के, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, दिल में जो है उसे छिपाएं कैसे। हमारे पुरखे कबीर थे जो मेरे सिलेबस में है। जी। तू मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज के लेखी। मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं जी। कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। मैं आपके मुताबिक क्यों हूं? अच्छा मैं तो इंटरव्यू में चलो इस तरह से देता हूं, बाकी लोगों को जिनको निकाल रहे हो वो बेचारे चुपचाप पढ़ाते थे। कई तो संघ की शाखा में गए लेकिन पुराना इतिहास बड़ा खराब था तो उनको निकाल दिया नौकरी से। बेचारे अब घूम रहे हैं, गए मियां रहीमन न यहमन न वहमन। हम्म। अब ये हाल हो गया है।
तो ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी बर्बादी का खेल है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में वो लोग बैठे हैं जिनकी पत्नियां नौकरी पाई, जिनकी साली को नौकरी मिली। बहुत सारे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत जी। सारे प्रोफेसर, इसकी जांच कराओ। ईडी सीबीआई को अगर मौका मिले तो जरा दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ भेज दो। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वविद्यालय कैसा चल रहा है जरा देश को भी पता चल जाए। कितने एपीआई पर नियुक्ति हो रही है, कितने लोगों को किस डिग्री पर नियुक्ति दी जा रही है, कितने के रिश्तेदार भरे गए। मैं भी चाहता हूं, देश को बताओ ना आप, और बताओ कि आपकी नियुक्ति करने के पैमाने क्या है। मेरा भाषण देना, तो बाकी को क्यों निकाल दिया जो बेचारे भाषण भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण यादव को इसलिए निकालो क्योंकि अगर इसको निकाल देंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, बोलो मत नहीं तो मारे जाओगे। इसलिए मेरे ऊपर हमला किया गया। नहीं तो मेरे साथ और मुझसे कम वक्त के पढ़ाने वालों को, मुझसे खराब नंबर जिसके एकेडमिया में है और जिसको मेरी पोस्ट पर रखा गया, उनका तो एक भी दिन का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों रखा गया? मैं जानना चाहता हूं, देश के सबसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि मुझे क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया। अब लक्ष्मण लक्ष्मण यादव साहब, अब क्या स्टेप है? कोई लीगल एक रास्ते के ज़रिए आप इस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि प्रोसेस क्या है और जो प्रोसेस है उसमें मापदंड क्या है, ये कम से कम उसका खुलासा हो सके। क्या कोई लीगल रास्ता भी अपनाने की तरफ आप सोच रहे हैं? मेरे सामने दोनों विकल्प खुले हुए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि कानूनी जानकारों से मैं उसकी राय भी ले रहा हूं। उन लोगों की राय लेकर के अगर मुझे उचित लगेगा तो मैं न्याय के मंदिर में भी जाऊंगा, न्यायपालिका में भी जाऊंगा और यह गुंजाइश बचेगी कि अगर इसे रोका जा सके तो कैसे इसे रोका जा सके, इसके लिए भी कोशिश करूंगा। जनता की अदालत में जाना चाह रहा हूं क्योंकि जनता इस बात को अगर समझेगी, वो जागरूक होगी, तो इस बात को समझ जाएगी कि गलत को गलत कैसे कहा जाए। जनता अगर नहीं बोलेगी तो उसके विश्वविद्यालय लोगों के पढ़ने लायक बचेंगे ही नहीं। इसलिए मैं उनकी भी अदालत में जाऊंगा, मैं जजों की अदालत में भी जाऊंगा। मेरे निजी जीवन में आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरा करियर छीन लिया गया, आज की तारीख में मैं बेरोजगार हूं, मेरे सामने आर्थिक संकट है, मेरे सामने करियर का संकट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बहुत बहुत सही रास्ते पर हूँ, इस हिम्मत से बस आगे बढ़ूंगा। आगे क्या होगा वक्त आने पर देखा जाएगा। मेरी कक्षाएं छीन ली, इसी कमरे में बैठ करके यहाँ से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, शुक्रिया। अच्छा लक्ष्मण यादव साहब, आपके जो कोलीग हैं या आपके साथ जो उस कॉलेज में पढ़ाने वाले, किसी का फ़ोन आया, किसी से बात हुई या लोगों को जब ये खबर मिली, किस तरह की प्रतिक्रिया, कम से कम आसपास के जो जिस परिवेश में आप पढ़ा रहे थे, आपके कोलीग जो थे, उनका क्या कुछ कहना था? अब तो हर जगह एक जैसी चीजें नहीं रही ना साहब। अब तो जी। बट गया है। अब तो पतंगे भी ये देख के हैरान हो गई कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो असल में हर जगह एक बंटवारा हो गया है। लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके दिल में न्याय है, जो सही को सही और गलत को गलत समझता है, ऐसे चाहने वालों की मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज बेइंतहा प्यारा कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज। उस कॉलेज ने 14 साल मैंने पढ़ाया, कम पढ़ा ज्यादा है। उस कॉलेज के अधिकांश टीचर उदास हैं। मेरे चाहने वाले लोग वो रो रहे हैं। मैं सच बताऊं, जितना मैं नहीं रोया होऊंगा, मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोगों ने उतने आंसू बहाए हैं। वो सारे लोग, मुझे नहीं पता कि कैसे आगे क्या होगा, लेकिन उन सारे लोगों ने, मेरे विद्यार्थियों ने रोने के साथ मेरे साथ के काम करने वाले लोग रोए। थोड़े बहुत वो लोग भी थे जो बहुत खुश हुए। घर में रह के घर के खिलाफ नहीं बोलना था, ये कहते हुए जी। खुश। आप हमारे खिलाफ भी बोलेंगे और नौकरी भी लेंगे। तो वो लोग, एक एक खेमा है जो बहुत खुश है कि हमने सबक सिखा दिया। बड़ा अकड़ के चलता था, कभी झुका नहीं मेरे सामने। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा मेरा कॉलेज बेइंतहा प्यारा कॉलेज था। मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय बेहद प्यारा है, उसमें अच्छे लोगों की भरमार है। बस जितने अच्छे लोग हैं ना, अधिकांश चुप हो गए हैं। वो आके अकेले में तो मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर वो जितने अच्छे लोग हैं वो साथ अगर खड़े हो गए होते तो मेरे साथ गलत नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी अच्छे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो अकेले अपने घर में सोए पड़े हैं, अफसोस करते हुए। साहिल के तमाशाई,
हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, चलिए उन अच्छे लोगों के साहस से हम बोलेंगे और हम लड़ेंगे। जी, शुक्रिया। लक्ष्मण यादव साहब, जब ये तमाम प्रक्रिया है, क्या कोई अपील का भी कोई प्रोसेस है कि डीयू में अगर इस तरह की कोई स्थिति बने आप अपील करें, या वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश, या वहां तक अपनी कोई एप्लीकेशन पहुंचाने की कोशिश अब की गई है आपकी तरफ से, या करेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि हर 4 महीने बाद रिन्यूअल होता है, तो 4 महीने के बाद शायद एक चांस फिर बने कि लक्ष्मण यादव को एक चांस और मिले उसी नहीं, कॉलेज में। क्या अभी इस प्रक्रिया को भी नज़र में रखे हुए हैं आप? अभी असल में मामला बदल गया है। हुँ, जिस पोस्ट जी, पर मैं था एडहॉक की तरह से, उसी पोस्ट पर परमानेंट अपॉइंटमेंट किसी और का कर दिया गया है। तो अब ओके, उस नौकरी का मिलना मेरे लिए वो दरवाजा बंद हो चुका है। जिन्होंने इतना ठीक, सोच समझ कर मेरे अपने कॉलेज से मुझे निकाल दिया, अब वो इसके लिए भी तैयार रहेंगे और उसके बाद मैं बोलने भी लगा, सवाल पूछने जी, लगा। तो अब वो तो मतलब कभी मुझे नौकरी नहीं देंगे। मैं माँगने भी नहीं जा रहा। जिस हक ठीक, से पहुँचा था उस गलियारे में, वो किसी से भीख माँग कर नहीं पहुँचा था। अपने दम ठीक, पर पहुँचा था और अपने दम पर नौकरी की। कभी इतना भी मौका किसी भी साजिश करने वाले को नहीं दिया कि वो इतना भी काम कर पाए। जहाँ कमज़ोर था, जहाँ तुम्हारे हाथ में मौका था, तुमने वहाँ पे तलवार चलाई। वो ठीक, तुम्हारे हाथ में थी, तुमने छीन ली नौकरी। माँगने नहीं जाऊँगा, लड़ूँगा ज़रूर। सवाल ज़रूर ठीक, पूछूँगा कि क्यों छीना? कारण बताओ और तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों निकाला, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को क्यों निकाल रहे हो और पूरी शिक्षा को क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये सवाल पूछता रहूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, बोलूंगा, हर काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा समाज भी मुझे देख रहा होगा कि अपना सब कुछ ठीक। दांव पर लगाकर अगर मैं हिम्मत कर रहा हूं तो मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लक्ष्मण यादव साहब, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस बातचीत को सुन रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, और बोलते हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और फ़ॉलो करते रहें, ताकि इस तरह की और भी बातचीत आप तक पहुँचे, अच्छे विचार आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएँ तमाम आपकी आगे की लड़ाई के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।